नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। राज्य है कर्नाटक, जिला है हासन। तारीख थी 10 फरवरी 2023। हासन जिले के सिटी पुलिस स्टेशन पर मंजू नायक नाम के एक लड़के ने आकर ये शिकायत की कि उसका भाई हेमंत नाइक, ये जो डिलीवरी कंपनी होती है ई कार्ट, असल में ये फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है, वहां उसने ये शिकायत दर्ज कराई कि मेरा भाई ई कार्ट कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है और 7 फरवरी 2023 को कंपनी से डिलीवर करने के लिए दिए हुए जो पैकेट्स हैं, डिलीवरी पैकेट्स, वो लेकर चला, लेकिन आज तक यानी 3 दिन बाद भी घर नहीं पहुंचा। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या आपने उस कंपनी को इस बाबत सूचना दी? उसने कहा हाँ साहब, दी। जब वो देर रात तक नहीं पहुंचा तो 8 फरवरी की सुबह हम कंपनी में इसकी पूछताछ करने के लिए गए। कंपनी के कुछ कर्मचारी और जो वहां की सिक्योरिटी देखने वाले लोग हैं, वो उनके साथ उस लिस्ट को लेकर गए जिस लिस्ट से उसे अलग अलग जगह अलग अलग सामान डिलीवर करना था। शुरू के 3 और 4 सामान की डिलीवरी होना पाया गया। लोगों से उनके घर के दरवाजे खटखटाकर पूछा गया उन कहां सब आया था, ये सामान लिया था, इतना पैसा दिया था, ये सारी बातें बताई। लेकिन चौथे, पांचवें, छठवें और कुल 17 या 18 आइटम्स उसको डिलीवर करने थे, कहीं पर भी वो नहीं डिलीवरी नहीं हुई, नहीं पहुंचा वो सामान। तीसरे घर तक यानी तीसरे एड्रेस तक, जहां तक हेमंत नाइक ने डिलीवरी की थी ई कार्ट कंपनी में, जो सामान उसे डिलीवर करने को मिला था, चौथे मकान में भी जाकर इनकी सिक्योरिटी वालों ने पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि क्या कोई डिलीवरी बॉय ई कार्ट कंपनी से आपके यहाँ आया था, क्योंकि आपका ऑर्डर नंबर फला फला है और आपने फला वस्तु का ऑर्डर दिया था। उसने कहा कि नहीं साहब, मेरे यहाँ तो कोई आदमी नहीं आया। हम इंतजार करते रहे, उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने हेल्पलाइन नंबर पर भी टेलीफोन करके शिकायत दर्ज कराई थी। तीसरे और चौथे के बीच में यह हुआ कि हो सकता है इसके साथ कोई वारदात हुई हो, कोई लूट की वारदात हुई हो, या ये खुद सारा सामान लेकर चला गया हो। इसकी मोटरसाइकिल का पता लगना जरूरी है। उन लोगों ने अपने सारे डिलीवरी बॉयज को एसएमएस करके सूचना के माध्यम से कि ये गाड़ी अगर जो हेमंत नाइक की है कहीं आपको दिखाई पड़े तो जरूर बताइए। कंपनी अपनी तरफ से थाने पर कोई सूचना देना नहीं चाहती थी कि 10 तरह की बातें पूछी जाएंगी, बार बार पुलिस बुलाएगी और हो सकता है ये कहीं चला गया हो, जल्दी लौट कर आ जाए। लेकिन 2 दिन तक कंपनी वालों के साथ घूमते घूमते मंजू नायक भी परेशान हो गया और फाइनली वो थाने पर पहुंचा। थाने वाले सीधे मंजू नायक को लेकर ई कार्ट कंपनी के दफ्तर पहुंचे। उनसे वो लिस्ट ली, उनसे उन लोगों से पूछताछ की जो हेमंत नायक को ढूंढने के लिए उनके साथ, मंजू नायक के साथ गए थे। किन किन जगहों पे गए, कहां कहां डिलीवरी हुई थी, कहां से डिलीवरी का न होना पाया गया और कहां तक डिलीवरी हुई ही नहीं, ये पूरी लिस्ट लेकर उन लोगों ने जांच पड़ताल शुरू की। उनका भी ये मानना था कि तीसरे डिलीवरी वाली जगह से और चौथी डिलीवरी वाली जगह के बीच में ही कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि ये व्यक्ति गायब हो गया।
पुलिस ने पूरे जनपद में, हासन जिले में ये मैसेज किया कि अगर इस नंबर की मोटरसाइकिल कहीं दिखाई पड़ती है तो उसके बारे में तुरंत फलां थाने को सूचना दी जाए, लेकिन कोई सूचना नहीं आई। शाम के समय यह सूचना जरूर आई कि रेलवे स्टेशन की पार्किंग में यह गाड़ी खड़ी हुई है। पुलिस को यह लगा कि यह लड़का जो डिलीवरी बॉय था, इसके पास कुछ महंगे सामान भी डिलीवरी के लिए थे। उसे शायद अंदाजा हो गया था और वो सारा सामान लेकर भाग गया होगा। रेलवे स्टेशन की पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करके वो लगता है सामान लेकर फरार हो गया। अकेले गया, 2 लोग गए, लड़की के साथ गए, क्या हुआ ये कहना मुश्किल है, ये विवेचना का विषय है। मंजू को हेमंत के बारे में जब ये बताया गया कि गाड़ी उसकी मिली है रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्लॉट में, और ऐसी ऐसी संभावनाएं जताने लगे पुलिस वाले, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने भाई के बारे में जानता था, लेकिन वहां पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता था थाने पर। वो भी इसी कोशिश में रहा कि आखिर बात तो ये भी सही है कि गाड़ी उसकी रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्लॉट में मिली है। इसका मतलब वो रेलवे स्टेशन तक आया होगा। कहां कहां किन किन रिश्तेदारियों में उस स्टेशन से जाने की संभावना बनती है, वहां पर भी फोन करके उसने तलाशना शुरू किया। लेकिन तभी 11 तारीख को, 10 तारीख की दोपहर बाद थाने पर यह गुमशुदगी लिखाई गई। पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली। 11 तारीख को अरसीकेरे शहर के अंककोप्पल रेलवे स्टेशन के पास एक बोरे में एक नवयुवक की लाश होने का पता लगा। मैसेज हुआ सब जगह। मैसेज जब इसके थाने पर पहुंचा जहां पर इसने गुमशुदगी लिखवाई थी मंजू नाइक ने, तो मंजू नाइक को फोन करके बुलाया गया और उससे कहा गया कि तुम अंककोप्पल रेलवे स्टेशन के पास जाकर जेआरपी से संपर्क करके एक अननोन बॉडी वहां एक बोरे में मिली है, उसको देख के पहचानने की कोशिश करो कि ये तुम्हारा भाई तो नहीं है। वहां तक पहुंचने में मंजू नायक को करीब 1 घंटे लगे। वहां पहुंचकर उसने पूरी बात बताई। वहां जीआरपी के थाने पर उसके थाने से फोन भी आ चुका था। बॉडी उसे दिखाई गई। बॉडी देखते ही वो पहचान गया कि ये उसके भाई हेमंत नाइक की लाश है। अब पुलिस के सामने फिर फेर पड़ गया कि साहब ये मोटरसाइकिल तो खड़ी की और फिर यहां से कहा गया कि इसको बोरे में बांध के यहां फेंक दिया गया। मामला कहीं आस पास का ही लगता है। मोटरसाइकिल खड़ी होने तक और लाश जहां रेलवे स्टेशन के पास मिली थी वहां तक सारे अप्रोच रोड्स या सारे वहां तक जाने के रास्तों पर जो सीसीटीवी फुटेज मिल सके, पुलिस ने वो सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए, उनको खंगालना शुरू किया। 11 तारीख को जब ये लाश मिली तो रात के समय एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में लाश रखने वाले स्थान तक उसका जाना, और फिर ऐसे समय में कैलकुलेट करने पर पता लगता है कि वो वहां पर पहुंचा होगा और फिर वापस आया होगा, तो वो टाइम परफेक्टली मैच कर रहा था। उस हुलिया और उस कपड़े के आदमी को बाकी सीसीटीवी फुटेज में खंगाला गया तो पता लगा कि 10 तारीख को वही आदमी पेट्रोल पंप पर प्लास्टिक के कैन में पेट्रोल लेता हुआ दिख रहा है। पुलिस उस फुटेज के साथ पेट्रोल पंप पहुंच गई। पेट्रोल पंप पर पूछा गया कि इस व्यक्ति ने इस कैन में इतने समय में कितना तेल या कितना पेट्रोल भरवाया था। यह पता लगा 5 लीटर पेट्रोल
भराया गया था, और वो भी उस दिशा की तरफ गया जहां पर लास्ट डिलीवरी हुई थी डिलीवरी बॉय की, उसका नेक्स्ट नंबर वाला डिलीवरी का प्लेस था। पुलिस को ये शंका होने लगी कि हो सकता है चौथी जगह जहां डिलीवरी नहीं हो पाई थी उसके आसपास से कोई मामला निकल कर आ जाए। घटना के तब तक 15-20 दिन हो गए थे। ई कार्ड कंपनी वालों ने भी तमाम दबाव बनाया। डिलीवरी बॉयज का धीरे धीरे हर जगह एसोसिएशन हो गया है, हर बड़े जिले में आपस में वो भी इकट्ठा, क्योंकि ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। ये कोरोना के पहले तो दो एक पिज़्ज़ा वाले ऐसे होते थे, जोमेटो पिज़्ज़ा, जो कि एक पर्टिकुलर समय में आपको पिज़्ज़ा जब नया नया चला था पिज़्ज़ा, तो उस समय ये डिलीवरी बॉयज सिर्फ पिज़्ज़ा या इस तरह के फास्ट फूड के लिए जाने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब तो सारे सामान की डिलीवरी होम डिलीवरी होने लगी है। आपके राशन, पानी, साबुन, तेल, सब चीज़ की डिलीवरी अब होम डिलीवरी होने लगी। सबकी अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग ऐप हैं। आप बुक कराइए, और टाइम का भी उनका चैलेंज है। कोई कहता है हम 20 मिनट में पहुंचा देंगे, कोई कहता है हम 25 मिनट में पहुंचा देंगे। तो अब बहुत बड़ी संख्या हो गई है डिलीवरी बॉयज की। बहरहाल सब ने दबाव बनाना शुरू किया। पुलिस ने नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करने की सोची। जो लिस्ट उसको ई कार्ड कंपनी से उपलब्ध कराई गई थी, वो सबसे पहले डिलीवरी वाले स्थल पे गए, डिटेल में पूछताछ की। क्या पहने हुए था, क्या बोल रहा था, किस तरह का लड़का था, कहाँ सिग्नेचर कराया था, तमाम चीजें। 3 जगह तक जहां डिलीवरी हुई थी वहां एक ही तरह का जवाब लगभग सब ने बताया। चौथी जगह जब गए तो उसने साफ मना कर दिया कि हमारे यहां आया ही नहीं। डिलीवरी का आइटम उसके यहां था आईफोन। पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि आईफोन की डिलीवरी इसके यहां होनी थी, यानी उसके पास आईफोन था, या तो इस बीच में किसी ने उसके साथ कोई दुर्घटना कारित करके वो आईफोन छीना, या फिर इस व्यक्ति को पता था जिसके यहां आईफोन आना है कि इस लड़के के पास आईफोन है। उस व्यक्ति का नाम था हेमंत दत्ता। पुलिस जब ज्यादा सवाल की, भाई कितने बजे आना था, तुमने कितने बजे शिकायत की, तुमने कितने बजे इनके हेडक्वार्टर पे बताया, उसका नंबर कब कब मिलाया, अपना फोन ले आओ, हम चेक करेंगे। इतनी बात में वो घबरा गया, उल्टे सीधे जवाब देने लगा। पुलिस ने सोचा कि जरूर इसके पेट में कुछ न कुछ है। पुलिस उसे उठाकर थाने पर ले आई और पूछताछ शुरू की। अपनी ही बताई हुई बातें थोड़ी देर बाद जब पुलिस रिपीट करके पूछने लगी तो वो उल्टा बताने लगा, गलत बताने लगा। पहले वाले बयान से कोई तारतम्य नहीं रह गया। पुलिस जब क्रॉस क्वेश्चन करने लगी कि जब तुमको फोन किया उसने, क्योंकि कॉल डिटेल में है, तो इसका मतलब वो यहां आ गया था, लोकेशन के हिसाब से वो तुम्हारे घर पर था। उसके 20 मिनट बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, इसका मतलब तुम्हारे पास तक गया था। फोन की डिलीवरी तुमको की कि नहीं की ये तुम बताओगे, लेकिन वो कहां गायब हो गया, और उसके बाद तुमने कब उसको ढूंढने की कोशिश की कि जब उसने बता दिया कि मैं आ गया हूं या आ रहा हूं या पहुंच रहा हूं या 10 मिनट में आ रहा हूं, तुमने कितनी देर बाद फिर से फोन करके पूछा क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं आए?
जो लोग भी सामान डिलीवरी होम डिलीवरी का सामान मंगवाते हैं, आप ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आइसक्रीम ऑर्डर की है, ओरिजिनल टाइम उसमें 20 मिनट बताया गया है, तो 19वें मिनट से ही फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। कहाँ तक पहुँचे? बड़ी देर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है पहुँचने में। इस तरह की, हालाँकि वो सब मैप पर होता है। ज़्यादातर में 90% केसेस में डिलीवरी बॉय को डिलीवरी वाले स्थान में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी जिसने ऑर्डर किया है, वो दसियों बार फ़ोन करके ये जानने की कोशिश करता है कि कहाँ तक पहुँचे, कितनी देर में आ जाओगे, हम बाहर खड़े हैं। इस तरह की बातें जब ऐसे सवाल पूछने शुरू किए, तब हेमंत दत्ता थोड़ा डेविएट हो गए। काफ़ी देर तक इधर-उधर की झूठी-सच्ची बातें बताने पर पुलिस ने फिर वही किया जो उसे पहले ही कर देना चाहिए था। थोड़ी देर बाद ही वो एकदम टूट गया। उससे पूछा गया कि अब पूरी बात बताओ क्या है? उसने कहा साहब मैं घर में ज़्यादातर अकेला ही रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और दिन-रात मोबाइल पर ही मैं मौजूद रहता हूँ। बामुश्किल तमाम कभी खाना बना लिया या मँगा लिया और बाकी हमारा और मोबाइल का चोली दामन का साथ है। 6 तारीख की रात में मेरा मोबाइल फ़ोन हैंग हो गया। मैंने उसको बहुत तरीके से फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चला। उसने सोचा कि और फिर सवेरे उठ के मैं उसे दुकान पर दिखवाने गया। उसने कहा इसका मदरबोर्ड खराब हो गया है, 3000 रुपये या 4000 रुपये इसके लिए लगेंगे। इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने उससे ये कहा कि ठीक है, आप इसे बना दीजिए, मैं शाम तक आपको पैसे दे दूंगा। उसका पर्पज़ ये था कि थोड़ी देर के लिए ही अगर चलने लगे तो मैं एक नया मोबाइल फ़ोन ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि घंटे 2 घंटे के से अधिक मैं बिना मोबाइल फ़ोन के नहीं रह सकता था। मैंने सर्च करना शुरू किया सेकंड हैंड फ़ोन, तो मुझे मेरी निगाह अटक गई सेकंड हैंड आईफ़ोन पर, जिसकी कीमत सेलर ने 46,000 रुपये बता रखी थी। बोले मैं जानता था कि मेरे पास 4600 रुपये भी घर में नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में खुराफात चलने लगी। मैंने वो 46,000 रुपये का आईफ़ोन ऑर्डर कर दिया और यही ई-कार्ट कंपनी से मुझे सूचना आ गई कि वो लेकर आपके यहाँ पहुँच रहा है। जैसे ही वो आया, मैं जानता था मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने दरवाज़ा खोला, उसने उस आईफ़ोन की डिलीवरी की। मैं जब खोलने लगा, उसने कहा साहब पैसे दे दीजिए, फिर खोलिए। उसने कहा नहीं, नहीं, आजकल बड़ा फ्रॉड होता है इसमें, पता नहीं ईंट-पत्थर रखा हो। उसी के सामने मैंने खोला, आईफ़ोन था, चालू किया, मतलब ऑन किया, वो ऑन भी हो गया, पर्याप्त बैटरी थी उसमें। मैंने उससे कहा 2 मिनट रुकना, मैं पैसा भीतर से ला के दे रहा हूँ। भीतर गया और भीतर उसने पहले से ही एक चापड़ तैयार रखा था। अब चापड़ लेकर बाहर गेट पर उसे मारना, ऐसा लग रहा था कोई न कोई देख लेगा। उसने जोर से आवाज दी। नाम पहले ही पूछ लिया था कि उसका नाम क्या है। उसने अपना नाम हेमंत नाइक बताया था। उसको आवाज दी कि भीतर चले आओ, पानी पी लो, पैसा ला रहा हूं। उसने मना किया कि नहीं साहब, हमारी कंपनी के हिसाब से हमें किसी ग्राहक के घर खाना या पीना मना है। उसने फिर आवाज दी। जैसे ही वो दरवाजे के भीतर हुआ, अचानक आकर चापड़ से उसके गर्दन पर वार कर दिया। उसके पास उसका डिलीवरी बैग, वो कागज जिस पे उसको रिसीव कराना था, वो पैसे वाला वॉलेट जिसमें उसे पैसे रखने थे, सब। उसके बाद जब वो सिर उसका कट गया तो उसे घसीट के भीतर ले गया। सारे कपड़े उतार दिए, सारा सामान उसका निकाल के अपने कमरे में रख दिया। उसके बाद प्लास्टिक की जो बोरियां होती हैं जिनमें अनाज आता है, धीरे धीरे करके
उस नंगी लाश को उसके भीतर ठूस दिया, खून के एक एक निशान को मिटा दिया। फिर इत्मीनान से अपने मोबाइल फोन पर लग गया। दस तारीख को 9 तारीख को, 7 की ये घटना है, 9 तारीख को उसके यहाँ कंपनी वाले भी आए थे, ये पूछने के लिए कि क्या हमारा डिलीवरी बॉय आपके यहाँ आया था। मैंने साफ साफ मना कर दिया, और मेरे मना करने पर वो इस बात को मान भी गए। मैंने समझा अब कुछ नहीं होगा। उसकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई थी। रात में मैंने उसको यूं ही धक्का देके आगे पीछे कर लिया, उसके कपड़ों में से उसकी चाबी ढूंढ कर निकाली, और 10 तारीख की रात में उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसमें पीछे उस बोरी को रख के रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे लाइन के किनारे जो झाड़ियां हमेशा रहती हैं, नेचुरली सभी जगह रहती हैं, वहां उसे ले जाकर फेंक दिया। मोटरसाइकिल ले जाकर रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्लॉट में खड़ा कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि ऐसा न हो इसकी शक्ल सूरत से लोग इसको पहचान लें। फिर 5 लीटर के एक जो केन होता है, टूटा हुआ केन जो सड़क के रेलवे लाइन के किनारे पड़ा हुआ था, वो ले आया। उसी में 5 लीटर पेट्रोल डलवा लिया और उस बोरी के ऊपर अच्छी तरह से वो 5 लीटर पेट्रोल डालकर उसमें माचिस दिखा दी। प्लास्टिक की वो बोरी, शायद अनाज वनाज के लिए रहती होगी, वो बोरी पूरी जली नहीं, वो सिकुड़ के हर जगह चिपक गई। जब आग बिल्कुल शांत हो गई, मैंने नजदीक जाकर देखा तो मुझे ये लगा कि ये पता नहीं बोरी क्यों नहीं जली, अभी भी वो बोरी में बंधा हुआ दिख रहा था। लेकिन उसके बाद मारे डर के वहां से मैं भाग आया और अपने कमरे में आ गया। पुलिस ने यानी 3 दिन तक उसने शव को बोरे में अपने घर पे रखा, और जब उसमें हल्की हल्की बदबू आने लगी तब उसे उसकी मोटरसाइकिल से ले जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके हेमंत दत्ता को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, जब मार्च 2020 में लॉकडाउन का एक सिलसिला शुरू हुआ, बहुत ही बुरा फेज था, और हमारे ख्याल से किसी भी व्यक्ति के जिसने उस समय को, कोरोना वाले समय को देखा होगा, वो यही प्रार्थना करता होगा कि उसके जीवन काल में कभी इस तरह का भयावह मंजर कभी दोबारा रिपीट ना हो। बहुत बुरा दौर था, बहुत बुरा वक्त था। लेकिन उस कोरोना में कुछ ऐसी बातें चलन में आई, कुछ चीजें ऐसी चलन में आई जो आज तक चलन में भी हैं और मजबूती के साथ भी हैं। उस समय तो वो मजबूरी में चलन में आई थी, लेकिन अब भी वो लोगों के आदत में शुमार हो गई हैं। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चों का स्कूल जाना बंद, टीचर का स्कूल आना बंद, तमाम बंदिशें। स्कूल बस नहीं चल सकती, स्कूल रिक्शा नहीं चल सकता, स्कूल वैन नहीं चल सकता। तो टीचर्स ने वीडियो रिकॉर्ड कर करके बच्चों को भेजना शुरू किया। फिर इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, जूम की लिंक मिलने लगी, मीट की लिंक मिलने लगी। ये सब इतनी तेजी से बदला कि लड़कों की आदत पड़ गई ऑनलाइन पढ़ने में और टीचर्स की आदत पड़ गई ऑनलाइन पढ़ाने में। और कोरोना खत्म हुए कितना समय हो गया, या कम से कम कोरोना का दहशत खत्म हुए इतना समय हो गया, लेकिन आज ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा व्यवसाय है। आप किसी भी कंपटीशन को ले लीजिए,
हर एक का ऑनलाइन कोर्स मौजूद है और पढ़ने वाले भी अब क्लासरूम की पढ़ाई के अपेक्षाकृत ऑनलाइन की पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नौकरी भी ऑनलाइन की मिल जाए, क्योंकि उस समय किसी को दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं थी, काम सब हो रहे थे, लेकिन घर पर वर्क एट होम ऑनलाइन सब काम काज चल रहा था और काम में कोई कमी नहीं हुई। तो लोगों को लगा कि आने जाने का खर्चा, फिजूल समय, तैयार होना, दुनिया भर समय की बर्बादी, काम वही होना है। तो आज भी बहुत ढेर सारे काम तमाम इस्टेब्लिशमेंट्स के वो स्पेसिफाइड हैं कि ऑनलाइन ही रिक्रूटमेंट होता है, कि आप चाहे जहाँ बैठिए, आप गुवाहाटी में बैठिए, आप बेंगलुरु में बैठिए, आप दिल्ली में बैठिए, कहीं भी बैठिए, आपको ये काम करना है, उसकी तनख्वाह देते हैं। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन ये आज उस समय मजबूरी में शुरू हुआ, उसके पहले ऑनलाइन एजुकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। पत्राचार के पाठ्यक्रम हुआ करते थे, डिस्टेंस लर्निंग के पाठ्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन ये ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन पढ़ाई का कोई कंसेप्ट नहीं था। और आज आप अपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देख लीजिए, मतलब आईएएस से शुरू होके और कक्षा 8 और 5 पास करने के ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं। तो ये अब घर कर गया है ये चलन आज भी, और ये देन किसकी है? उसी कोरोना की। दूसरा, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर। पहली बार ऐप आए कोरोना के समय में, पेटीएम, फलाना टीएम, भीम, ये वो, गूगल पे। आपको छोटी मोटी अपने ज़रूरतें, ऑर्डर आप उससे कर सकते थे, डिजिटल मनी ट्रांसफर से। लोगों ने बहुत डरते डरते शुरू किया, लोगों को डर लगता था कि हम इससे शुरू करें, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन कोरोना के गए हुए, यानी कोरोना की दहशत के सालों गुजर गए हैं। आज रिक्शे वाले के उस पे रिक्शे पर आपको उसका क्यूआर कोड मिल जाएगा, सब्जी वाले के ठेले पे उसका क्यूआर कोड मिल जाएगा, चाय की दुकान पे, अंडे की दुकान पे, सुबह शाम नाश्ता पानी की दुकान पे, सब पे क्यूआर कोड है। आपको जो लेना हो, जो खाना हो खाइए, मोबाइल निकालिए, स्कैन करिए, पैसा पे करिए, वो चेक करके बता देगा हाँ आ गया, नमस्कार करिए, चले आइए। पैसा लेके चलने की आदत छूट गई पिछले 3 सालों में लोगों की। उस समय ये मजबूरी का चलन था, आज ये फैशन है, या ये कह लें आज ये हमारे आपके जीवन में शामिल हो गया है। ठीक इसी तरह तीसरा जो सिस्टम उस समय शुरू हुआ, होम डिलीवरी का। फर्स्ट फेज के गहरे वाले और सेकेंड फेज के बहुत गहरे वाले कोरोना के बाद जब धीरे धीरे ढिलाई शुरू हुई, तो ये अलाउ किया गया कि डिलीवरी बॉयज के थ्रू आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। तमाम हिचक के बाद लोगों ने इसे ये सोच के कि मजबूरी है, मंगाना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा खाने के ऑर्डर्स मिलने लगे, सामान के, खाने वाले सामान के, सारे घरेलू चीज़ें अब आप आदेश करिए, आप ऑर्डर करिए, आपके दरवाजे पर मिल जाएंगे। और अब तो इसमें कितना कम समय लगेगा उसके लिए कंपटीशन है, कौन 15 मिनट में पहुंचाएगा, कौन 20 मिनट में, कौन आधे घंटे में, इन सब का कंपटीशन शुरू हो गया। और इसी कारण से मार्केट में एक नई जमात खड़ी हो गई डिलीवरी बॉयज की। आपको किसी बड़े शहर में, मेट्रो में या बड़े शहर में या बड़े कस्बे में, आपको अलग अलग कपड़ों में पीछे ब्रांड लिखा हुआ, पीछे बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ, उस पर उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ, गली कूचों में लोग मोटरसाइकिल से, स्कूटर से भागते हुए मिलेंगे, नौजवान लड़के जो डिलीवरी बॉय कहे जाते हैं। धीरे धीरे इनके कारनामे भी सामने आने लगे। कुछ
अपनी कारस्तानियों के कारण, जैसा मैंने भी बताया कि फीडबैक के नाम पर कितनी लड़कियों का शोषण किया इन्हीं डिलीवरी बॉयज़ ने वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो घटना मैंने आज बताई है, जिसमें आईफोन लेकर आए हुए डिलीवरी बॉय को आईफोन लेकर उसकी हत्या करके शव को घर में छिपा दिया, ये कोई पहली घटना नहीं है। डिलीवरी बॉयज को लूट लेना, महंगा सामान लूट लेना, घड़ी लूट लेना, कोई और चीज अगर महंगी आई है, अंदाज लग गया है, तो उनको मार देना, पीट देना, ये एक सामान्य सी समस्या बनी हुई है। एक मोबाइल एडिक्ट को जब उसका फोन हैंग कर गया, मोबाइल की तुरंत जरूरत पड़ी, उसने उधार में हल्का फुल्का रिपेयर कराया, तुरंत एक आदेश किया 46,000 रुपए का सेकेंड हैंड आईफोन। जानता था कि मेरे पास 4600 रुपए भी नहीं है, लेकिन मन में पाप जगा, क्योंकि उसे मोबाइल चलाना ही था, मोबाइल लेना ही था। अब समस्या ये आ रही है कि बहुत बड़ी एक फौज तैयार हो गई डिलीवरी बॉयज की, हर शहर, हर कस्बे में। कंपनियों के ऊपर ऐसे डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा की भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। मैंने कहीं देखा है कि बॉडी वॉर्न कैमराज, यानी शरीर में पहने जाने वाले, जैकेट के में लगे हों या कॉलर में लगा लीजिए आप, बॉडी वॉर्न कैमराज जो जीएसएम बेस्ड हैं, सिम पर चलते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठकर की जा सकती है। डिलीवरी बॉय गया, उसका अपने आचरण, जो उसका अपना, कभी कभी इनकी बहुत शिकायतें भी हैं, उनके अपने आचरण पर निगरानी करने के लिए और कस्टमर के यहाँ जहाँ गया है उससे उनकी सुरक्षा करने, दोनों कारणों में ये बॉडी वॉर्न कैमरा वो कारगर सिद्ध हो रहे हैं। हालांकि बहुत नॉमिनल अभी ये चलन में आए हैं, बड़ी कंपनियां जो अफोर्ड कर सकती हैं वही बॉडी वॉर्न कैमराज का इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी मेट्रो सिटीज़ में बहुत थोड़ी सी लिमिटेड जगहों पे, शायद खर्चीला पड़ता होगा। लेकिन आज नहीं तो कल अगर ये घटनाएं रिपीट होती रहीं डिलीवरी बॉयज के साथ, तो उनकी सुरक्षा के लिए सभी कंपनियों को, डिलीवरी कंपनियों को, होम डिलीवरी कंपनियों को अपने डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इसी तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी। 2 लाख का सामान डिलीवरी करने आया, नीयत खराब हो गई सामने वाले की, उसने उसको मार दिया, लाश को फेंक दिया, गाड़ दिया, कुछ भी किया, केवल उस सामान को लूटने के लिए। तो ये सावधानी उन लोगों के लिए जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।